जय हिंद साथियों, ट्रिकी एकेडमी में आपका स्वागत है। फिर से शुरुआत करते हैं हम एक टॉपिक की। एक छोटा सा टॉपिक लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के सामने, जिसका नाम है लंग्स। ठीक है, लंग्स के बारे में यानी कि फेफड़े के बारे में मैं आपको कुछ बताने जा रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। हो सकता है कि ये जो मैं ऑर्गन पढ़ा रही हूँ तो ऑर्गन्स में जो लंग्स है, आपका लंग्स, उससे होने वाली बीमारियाँ, उसके बारे में जो भी बेसिक सी नॉर्मल सी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, जो हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहे। कि उसका कार्य का क्या होता है, वो किस तरीके से वर्क करता है, किससे जुड़ा होता है, कौन सी ऐसी धमनियाँ होती है जो उसके अंदर रक्त को शुद्ध करती है, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, ये सारी चीज़ें लेकर आई हूँ मैं आप लोगों के सामने। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लंग्स के बारे में। मैं कुछ ऑर्गन्स पढ़ाने वाली हूँ आप लोगों को, कुछ ऑर्गन्स पढ़ाऊंगी जिसके कारण जो इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपके लिए वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी, थोड़ी शॉर्ट में ही रहेगी, पर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद और बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो शुरुआत करते हैं हम लंग्स के बारे में। फेफड़ा, आप चाहे तो टॉपिक डाल लीजिए, फेफड़ा या लंग्स। फेफड़े या लंग्स इसको कहा जाता है। ठीक है, लंग्स या फेफड़े जो होते हैं मानव शरीर में, ये जोड़ियों में पाए जाते हैं। ठीक है, एक जोड़ी जोड़ियों में, या आप अलग अलग फेफड़ा भी बोल सकते हैं इसको। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपका मुख गुहा होता है और मुख गुहा में ये ग्रसनी होती है। ठीक है, ये ग्रसनी होती है। तो ये ग्रसनी जो है आगे चलकर ये इस तरीके से डिवाइड हो जाती है, जिसको कहा जाता है ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स वगैरह। एल्वियोली होती है इसमें। मैं डायग्राम इसलिए पहले बना रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाकी की बेसिक चीज़ें जितनी भी है मैं आपको सारी बताऊंगी, पहले आप डायग्राम समझ लीजिए। तो डायग्राम समझने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये मैंने एक छोटा बनाया है, एक थोड़ा बड़ा बनाया है। ठीक है, इसके ऊपर एक लेयर है जिसको हम झिल्ली नाम दे सकते हैं। ये इस तरह से झिल्ली है। जो इस फेफड़े की सुरक्षा करती है। क्या हो गया है? ठीक है, अब इसके अंदर ही एक और स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको। इसको कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, बहुत सारी ब्रोंक्यूल्स होती है ये। एक दूसरे से जुड़ी होती है। इसके बाद में आपको दिखाई देगा एक ऐसा स्ट्रक्चर, रेड कलर नहीं दिखेगा, ये वाला ले लेते हैं। डॉट फॉर्म में लेना है हमको। ये थोड़ा मार्कर को कम कर लेते हैं, ज़्यादा ही शॉर्ट हो गया। ये ऐसे डॉट डॉट बना रही हूँ मैं। ये जो डॉट डॉट है ये है एल्वियोली, जो फेफड़े की सबसे छोटी इकाई होती है। इनका स्ट्रक्चर जो होता है ये गुब्बारे के जैसा होता है। ये इस पर आपने देखा होगा अंगूर, अंगूर जिस तरीके से गुच्छे में लगे होते हैं ना, इस तरीके से ये गुच्छे में लगी होती है ब्रोंक्यूल्स की। ठीक है, यहाँ पर मैं गुच्छे तो नहीं बना सकती, इसीलिए मैं इस तरीके से स्ट्रक्चर बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
और यहाँ पर सेंटर में होता है हमारा हार्ट। हार्ट का कलर बना लेते हैं हम रेड। यहाँ पर होता है आपका हार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से सारे चीज़ें हो गई, इसमें नाम लिख देते हैं हम। ये जो होता है आपका, यहाँ पर आपकी नोज़ होती है इस तरीके से, ये है आपकी नोज़ यानी कि आपकी नाक। ये आपका मुख है और ये है आपकी ग्रसनी। या आप बोल सकते हैं श्वास नली भी बोल सकते हैं। ट्रेकिया बोल दो आप, ग्रसनी मत बोलो, आप ट्रेकिया बोल दो, ठीक है। ये आपका क्या है, ट्रेकिया जिसको कहा जाता है श्वास नली। ग्रसनी इधर होता है जिसको कहा जाता है फेरिंग्स, यहाँ पर होता है, यहीं पर पाया जाता है एपिग्लोटस जिसको कहा जाता है घाटी का ढक्कन कहा जाता है इसको। इसके बाद में ट्रेकिया आगे चलकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। फर्स्ट इज ये, सेकंड इज दिस। फर्स्ट जो रहेगा, दोनों को ही क्या कहा जाता है, ब्रोंकाई, ठीक है। इसके अंदर जो ऑरेंज कलर की लेयर है इसको कहा जाता है ब्रोंक्यूल्स। और ये जो पिंक कलर के डॉट बनाए हैं ये है एल्वियोली वायु कुपिका, या जिसको कहा जाता है वायु, साइड में लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर नीचे डायफ्राम भी बनेगा। क्या है इसका नाम, वायु कुपिका, एल्वियोली, ठीक है। या इसी का दूसरा नाम है वायुकोश भी कहा जाता है इसे, ठीक है। नीचे हम बना देते हैं डायफ्राम, यहाँ पर नीचे ऐसा डायफ्राम, यहाँ नीचे ऐसा डायफ्राम होता है। ये क्या करता है, आपके हार्ट बीट को मेंटेन करके रखता है, इसको कहा जाता है डायफ्राम। ठीक है। इसके बाद में कुछ बचा है प्लूरा मेम्ब्रेन। हाँ, ये वाली जो बाहर की लेयर होती है इसको कहा जाता है प्लूरा मेम्ब्रेन या प्लूरा झिल्ली कहा जाता है इसको, प्लूरा झिल्ली, ठीक है। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है आपका क्या, लंग्स यानी कि आपका फेफड़ा। शुरुआत करते हैं हम कहाँ से, कि फेफड़े का अध्ययन क्या कहलाता है, ठीक है। फेफड़े का अध्ययन या स्टडी ऑफ लंग्स, फेफड़े का अध्ययन इसको कहा जाता है स्टडी ऑफ लंग्स। किसको कहा जाता है फेफड़ों का अध्ययन, फेफड़ों का अध्ययन कहा जाता है, फेफड़े की सबसे छोटी इकाई होती है वायुकोश या एल्वियोली, ठीक है। लेकिन फेफड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, पल्म्यूनोलॉजी कहलाता है फेफड़े का अध्ययन। और सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, फेफड़े की सबसे छोटी इकाई, फेफड़े की सबसे छोटी इकाई या बेसिक यूनिट ऑफ लंग्स क्या कहलाती है, बेसिक यूनिट ऑफ लंग्स कहलाती है हाँ। तो फेफड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है, पल्म्यूनोलॉजी कहलाता है। फेफड़े की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो फेफड़े की सबसे छोटी इकाई होती है एल्वियोली, ठीक है, एल्वियोली जिसको कहा जाता है वायु कुपिका, ये कहलाती है फेफड़े की सबसे छोटी इकाई। इसके साथ में हमारा ये वाला जो होता है ये राइट साइड होता है और ये लेफ्ट साइड होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए मानव शरीर में सबसे बड़ा फेफड़ा कौन सा होता है, तो दायां फेफड़ा जो होता है
दायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा हमेशा बड़ा होता है, दायां फेफड़ा बड़ा होता है, ठीक है। दायां फेफड़ा, राइट साइड, राइट लंग इज बिग, ठीक है, राइट लंग इज बिग, मतलब कि जो दायां फेफड़ा होता है वो बड़ा होता है। फेफड़े के ऊपर एक आवरण बड़ा बना होता है जिसको कहा जाता है प्लूरा झिल्ली या प्लूरा मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, कोई भी बैक्टीरिया वायु के द्वारा हमारे शरीर में एंटर ना कर जाए, चाहे वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो या कुछ भी हो, हमारी बॉडी में एंटर ना कर जाए, इसीलिए क्या होती है, प्लूरा झिल्ली होती है। तो ये क्या करती है, ये आवरण की एक कवच की तरह कार्य करती है जिससे डायरेक्ट हमारे फेफड़े के ऊपर किसी का असर ना हो। फेफड़े का कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है फेफड़े का, तो वर्क होता है, फेफड़े का कार्य होता है वर्क ऑफ लंग्स, फेफड़े के कार्य क्या होता है, फेफड़े का कार्य, फेफड़े का कार्य होता है रक्त का शुद्धिकरण करना या रक्त को शुद्ध करना, रक्त को शुद्ध करना। ये कार्य किसका होता है, ये कार्य होता है आपके फेफड़े का। किस प्रकार से रक्त को शुद्ध करता है, तो जो हमारा हृदय होता है, हृदय क्या करता है, हार्ट बीट बनाता है, या आप ऐसा बोल सकते हैं हृदय रक्त को पंप करने का जो कार्य होता है वो किसका होता है, हार्ट का होता है। हमारे दाएं हिस्से से सारा अशुद्ध रक्त, फुफ्फुसी जितना भी प्रकार का अशुद्ध रक्त होता है, हमारे मस्तिष्क का मतलब हमारे दिमाग का, ब्रेन का जितना होता है, हमारे निचले हिस्से का जितना अशुद्ध रक्त होता है, वो हमारी सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा के द्वारा चले जाता है, कहाँ पर, हमारे हार्ट में। हार्ट से ये 2 चैम्बर्स है ना, 2 प्रकोष्ठों के द्वारा चला जाता है, कहाँ पर, हमारे लंग्स में। तो लंग्स में जाने के बाद में गैसों के आधार पर रक्त का शुद्धिकरण होता है, किसमें, फेफड़े में, ठीक है। यहाँ पर आप लिख लेना गैसों के आधार पर, गैसों के आधार पर जो शुद्धिकरण होता है फेफड़ों में रक्त का होता है, ठीक है, गैसों के आधार पर। वैसे रक्त को शुद्ध करना किसका कार्य है, किडनी का होता है, लेकिन गैसों के आधार पर रक्त को शुद्ध करने का कार्य किसका होता है, हमारे फेफड़े का होता है। और फेफड़ा रक्त को किस प्रकार से गैसों के आधार पर शुद्ध करता है, तो फेफड़े में पाई जाती है एल्वियोली, ठीक है। किस शेप की होती है ये, तो इस तरीके से गुब्बारे के शेप की होती है ये, इस तरीके से बलून शेप में होती है। तो इस तरीके से शेप में होने के बाद में जैसे ही इम्प्योर ब्लड इसमें फिल होता है तो ये पूरी भर जाती है, और भरने के कारण ये फेफड़ा थोड़ा फूलेगा तो ये डायफ्राम नीचे आ जाएगा। लेकिन जैसे ही इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिमूव हो जाती है, बचती क्या है, केवल ऑक्सीजन गैस। तो ये ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जैसे ही बाहर निकली, बचती है केवल ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन गैस जैसे ही इसमें रही तो ये डायफ्राम फिर से ऊपर आ जाएगा और ये फेफड़ों का शेप फिर से अपने शेप में आ जाएगा और ये स्थिर हो जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमने सांस ली तो हमारे फेफड़े फूले तो डायफ्राम नीचे आ गया। अब हम सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ी तो ये डायफ्राम फिर से खसक के ऊपर आ गया और हमारे फेफड़े फिर से अपनी जगह पर स्थिर हो गए। तो ये काम चलता रहता है। डायफ्राम क्या करते हैं, फेफड़ों की जो जगह है, जो स्पेस होता है, वो ऊपर नीचे ना हो जाए, वो अपनी सही जगह पर मेंटेन रहे, इसीलिए होता है डायफ्राम। तो ये सही तरीके से इसको मेंटेन करने का या नियंत्रित करने का काम करता है कौन, डायफ्राम। एल्वियोली का काम होता है फेफड़ों में से रक्त को शुद्ध करना। यहाँ से क्या होता है, जो ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो तो इन हो जाएगा, इसमें ही रहेगा, लेकिन जो CO2 वाला ब्लड है वो क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। ये फिर एल्वियोली जैसे ही अशुद्ध रक्त से भरेगी तो ये फूल जाएगी, इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी गैस, तो ये वापस से अपने शेप में आ जाएगी और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड फिर से चला जाता है हृदय के बाएं हिस्से में। और बाएं हिस्से में सबसे पहले जाता है ये आलिंद में यानी कि ऑरिकल में, ऑरिकल से होता हुआ निलय में जाएगा यानी कि वेंट्रिकल में जाएगा, और वेंट्रिकल से होता हुआ अयोटा के द्वारा सारे के सारे ऑर्गन्स में सर्कुलेट होता रहेगा। ये प्रोसेस पूरी हमारी इधर से चलेगी, यहाँ से ऐसे चलेगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर सारा शुद्धिकरण होगा, फिर वापस से मतलब इधर से वापस से यहाँ आएगी, यहीं पर अयोटा पाई जाती है, ऐसे पंप करता है ब्लड फिर से और फिर सारे ऑर्गन्स में चला जाता है। तो ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है और हमारी जिंदगी का चक्र भी इसी तरीके से चलता रहता है। और ये जो एक चक्र कंप्लीट होता है, एक साइकिल कंप्लीट होता है, इसको कहा जाता है कार्डियक साइकिल।
हृदय चक्र कहा जाता है और इसको कंप्लीट होने में लगता है 0.8 सेकेंड का समय। तो जो आपका फेफड़ा है आपके हृदय से कनेक्टेड होता है और ये सहायक होता है रक्त के शुद्धिकरण में गैसों के आधार पर। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए फेफड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? वो कहलाता है पल्मियोनोलॉजी कहलाता है। फेफड़े की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वायुकुपिका या एल्वियोली कहलाती है। फेफड़े के ऊपर पाया जाने वाला आवरण क्या कहलाता है? तो वो आवरण कहलाता है प्लूरा, प्लूरा आवरण कहलाता है। और फेफड़ा कौन सा बड़ा होता है? तो दायां फेफड़ा सबसे बड़ा होता है। कार्य क्या होता है फेफड़े का? तो गैसों के आधार पर रक्त को शुद्ध करना ही क्या कहलाता है? फेफड़ों का कार्य होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये बेसिक सी जानकारी थी जो आपको एग्जाम के लिए काफ़ी फायदेमंद थी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताइए किस अंग का अध्ययन क्या कहलाता है या उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में कि ये कार्य किस तरीके से करता है। ठीक है, सारे अंगों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ये सबसे पहले है आपकी नाक, नोज। ठीक है, नाक में सबसे बाहर जो बाहर निकला हुआ, इसमें क्या होते हैं? नासा छिद्र होते हैं। ये दो छिद्र दिखाई दे रहे होंगे आपको, सभी के शरीर में होते हैं। ये नासा छिद्र होते हैं। ये इनके द्वारा क्या होता है? वातावरण से सारी वायु हमारी कहाँ चली जाती है? अंदर फेफड़ों में जाती है। पर यहाँ पर बहुत सारे कार्य होते हैं। नाक में 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है नाक का, नाक में जो पहला भाग होता है उसको कहा जाता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल ये क्या करता है? तो जितने भी प्रकार की वातावरण में वायु पाई जाती है, वायु वातावरण में क्या है? गैसों का मिश्रण है। तो ये क्या करता है? वायुमंडल से वायु को शरीर में प्रवेश करवाने का काम कौन करता है? नाक करती है। और ये जो वेस्टिब्यूल है ये हमारी नाक का सबसे आगे का हिस्सा होता है, अग्रभाग होता है हमारी नाक का। ठीक है, अग्रभाग कौन सा होता है? वेस्टिब्यूल होता है। क्या होते हैं इसमें? क्या पाए जाते हैं? ये हमारा अग्रभाग है और इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? बाल पाए जाते हैं। और ये बाल क्या करते हैं? वायु को शुद्ध करते हैं। जब आप सांस लेते हो तो एयर के साथ में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल चले जाते हैं, तो ये पार्टिकल इन हेयर्स के थ्रू हमारी नाक के अंदर ही यहीं पर इकट्ठा हो जाते हैं, जम जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है? वेस्टिब्यूल ये नाक का सबसे आगे का हिस्सा होता है और ये कार्य क्या करता है? तो ये हमारी नाक में वायु को शुद्ध करने का कार्य करता है। जैसे कि इसमें बाल पाए जाते हैं तो वो सारे जितने भी डस्ट इन बालों के ऊपर चिपक जाते हैं। अब आप बोलोगे नाक के अंदर मटेरियल जो पाया जाता है वो क्या होता है? तो उसको श्लेष्मा या म्यूकस कहा जाता है। उस जनरली सभी के नोज में होता है, कोई अलग बात नहीं है, तो हंसी वाली कोई बात नहीं है। म्यूकस होता है वो श्लेष्मा होता है, चिपचिपा सा पदार्थ होता है। ठीक है, दूसरा जो भाग होता है इसका वो होता है घ्राण क्षेत्र। ठीक है, दूसरा भाग जो होता है घ्राण क्षेत्र, जिसको कहा जाता है ऑल्फैक्टरी रीजन। क्या कहा जाता है दूसरे भाग को? पहला भाग है वेस्टिब्यूल, दूसरा है ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन इसका काम क्या होता है? ये वाला भाग हमारे डायरेक्ट मस्तिष्क से जुड़ा होता है, यहाँ से हमारे मस्तिष्क से जुड़ा होता है। तो जिस भी प्रकार की गंध हम सूंघते हैं, है ना, कोई परफ्यूम की स्मेल हो गई, अच्छी लगती है, तो अच्छी और बुरी गंध के बारे में कौन बताता है? ये बताता है ऑल्फैक्टरी रीजन, कि गंध अच्छी है या नहीं है। कहीं आप नाले नदी के नाले वगैरह के पास से गुजर रहे, गंदी सी स्मेल आई, तो कौन बताएगा आपको? ऑल्फैक्टरी रीजन, क्योंकि ये कनेक्टेड कैसे? आपके ब्रेन से। फिर ब्रेन के थ्रू आप बोल पाएंगे कि हाँ इसमें से गंदी स्मेल आ रही। परफ्यूम किसी ने अच्छा सा परफ्यूम लगाया है तो आप क्या बोलेंगे कि वाओ कितनी अच्छी स्मेल है ना। तो इस तरीके से स्मेल या गंध को महसूस कौन करवाता है? ये ऑल्फैक्टरी रीजन करवाता है। तीसरा जो पार्ट होता है इसमें, तीसरा पार्ट क्या होता है? उसको कहा जाता है श्वसन क्षेत्र या रेस्पिरेटरी रीजन। ठीक है, थर्ड पार्ट जो होता है रेस्पिरेटरी रीजन होता है, रेस्पिरेटरी रीजन, या जिसको कहा जाता है श्वसन क्षेत्र। अब इसके द्वारा क्या होता है? जैसे ही आपने एटमॉस्फेयर से एयर ली, उसमें से डस्ट पार्टिकल रिमूव हो गए। अब वो एयर, उसकी स्मेल कैसी थी वो आपको पता लग गया, लेकिन हो सकता है इसमें कुछ बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, या कोई बैक्टीरिया हो जो आपको दिखाई ना दे पर आप एयर के थ्रू आप अंदर ले रहे हो। ठीक है, तो उसको खत्म करने के लिए क्या होता है? रेस्पिरेटरी रीजन होता है। ये क्या करता है? अंदर जाकर आपकी वायु को गर्म कर देता है, और गर्म करने के बाद में जो भी उसमें इम्प्यूरिटीज होगी वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है।
जैसे आप सांस ले रहे हो, सांस तो ले ली, जैसे आप सांस छोड़ोगे तो अंदर से गर्म हवा आती है, वो किसके कारण आती है? इस ऑल्फैक्टरी रीजन, रेस्पिरेटरी रीजन के थ्रू आती है। ठीक है, तो ये क्या करता है, पूरी तरीके से अंदर गई हुई वायु को शुद्ध करने का काम कौन कर देता है? हमारा श्वसन क्षेत्र कर देता है, जिससे आपके फेफड़े, यहाँ से आपने सांस ली, यहाँ पर 2-3 भाग थे, वो कनेक्टेड हुआ यहाँ से, यहाँ पर ग्रसनी है, ठीक है, जिसको फेरिंग्स कहा जाता है। फेरिंग्स क्या होता है? फेरिंग्स के पास ही एपिग्लोटस यानी कि घाटी का ढक्कन पाया जाता है। ये एक ऐसा इधर उधर घूमने वाला मूवेबल ढक्कन जैसा होता है। तो जब आप खाना खाते हो तो ये ढक्कन चला जाता है आपकी श्वास नली पर, थोड़ा सा खिसक जाता है ताकि वो भोजन के पार्टिकल आपकी श्वास नली में ना चले जाए और आपको ठसका या खांसी वगैरह ना हो जाए, ठीक है, ब्लॉक ना हो जाए वो। इसीलिए घाटी का ढक्कन सुरक्षा के तौर पर होता है। और जैसे ही आप सांस लेते हो तो फूड पाइप पर वो थोड़ा ढक जाता है और आप आसानी से सांस ले पाते हो। यहाँ पर 2 होती है ना नलियाँ, एक ट्रेकिया होती है और दूसरा क्या होता है? फूड पाइप होता है। ठीक है, उसी के ऊपर यहीं पर पाया जाता है आपका लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है? ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये लैरिंग्स है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। फिर ये ट्रेकिया है। तो इस लैरिंग्स में पाई जाती है बहुत सारी क्या? स्वर तंत्रिकाएं, जिन्हें कहा जाता है वोकल कॉर्ड। तो जैसे ही आप एयर एंटर करोगे अपनी बॉडी में तो ये वोकल कॉर्ड ऐसे वाइब्रेट करेगी, इस तरीके से बहुत तेजी से वाइब्रेट करेगी, और वाइब्रेट करेगी तो उससे जनरेट क्या होगी? आपकी वॉइस, आवाज़ उत्पन्न हो जाएगी। और आवाज़ उत्पन्न होगी तो आपकी जो जीभ है उसके द्वारा शब्द निकलेंगे। ठीक है, आवाज़ बनाने का काम कौन करता है? ये लैरिंग्स करता है। लेकिन शब्दों में व्यक्त करने का काम कौन करता है? आपकी टंग, आपकी जीभ करती है। तो यहाँ पर ही ऊपर ट्रेकिया के ऊपर ही पाया जाता है क्या? आपका लैरिंग्स। उसके बाद होता है ट्रेकिया, आपका ट्रेकिया होता है उसके बाद में। ट्रेकिया जिसको कहा जाता है श्वास नली। अब इसकी लंबाई पूछी जाती है। ठीक है, क्या पूछा जाता है? लंबाई। ट्रेकिया की लंबाई पूछी जाती है, कितनी होती है ट्रेकिया या श्वास नली? आकार कैसा होता है इसका? तो आकार इसका होता है बेलनाकार, बेलनाकार होता है इसका आकार। उसके बाद में इसकी लंबाई कितनी होती है? इसकी लंबाई होती है 12.5 सेंटीमीटर। 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 12.5 सेंटीमीटर क्या होती है? इसकी लंबाई होती है। इसके बाद में आपको पता है, मैंने एक चीज बताई नहीं, ये जो वॉइस बॉक्स था, इसका शेप होता है, अलग अलग साइज होता है। मतलब शेप क्या? साइज होता है इसका। साइज मेल में जो होता है, मेल में 20 mm का होता है ये, और फीमेल में क्या होता है? फीमेल में होता है 15 mm का, 15 या 15 to 18 mm का। ऐसा होने का कारण आपने सुना होगा, महिलाओं की आवाज़ बहुत ही पतली सी होती है और पुरुषों की आवाज़ भारी होती है। वो इसी के कारण होती है। जो ये साइज है ज़्यादा रहेगा तो उसकी आवाज़ भारी रहेगी, और साइज कम रहेगा तो उसकी आवाज़ कैसी रहेगी? पतली रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई थी, बता दिया मैंने आपको। उसके बाद में है लंबाई, लिख ली आपने ट्रेकिया की 12.5। बना किससे होता है? तो इसका निर्माण होता है कार्टिलेज से। किसकी बनी होती है ये? कार्टिलेज की। कार्टिलेज इसको कहा जाता है उपास्थि। उपास्थि किसको कहा जाता है? तो शरीर में पाई जाने वाली नरम हड्डियों को ही उपास्थि कहा जाता है। ऐसी हड्डियां जिनको आप मोड़ दो तो वो वापस से अपने शेप में आ जाती है। जैसे आपने नाक की ठोड़ी आपने कितना भी हिलाया, कितना भी दबाया, फिर से अपने शेप में आ गई। कान का ये पिन्ना, ये इसको भी आप दबाओ तो अपने शेप में आ जाता है। तो ये किसका बना हुआ है? कार्टिलेज। पुरुषों में ऐसा निकला हुआ रहता है यहाँ पर एडम्स एप्पल जिसको कहा जाता है, ये भी कार्टिलेज का बना होता है, ये भी अपने शेप में आ जाता है। तो ये कार्टिलेज की बनी होती है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ ट्रेकिया से एयर इंटर हुई और चली गई कहाँ पर? इन ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई में जाने के बाद में ये ब्रोंक्यूल से सभी में होती हुई कहाँ चली जाती है? एल्वियोली में चली जाती है। फिर एल्वियोली में जाने के बाद में गैसों के आधार पर वायु का इसमें शुद्धिकरण होता है, और रक्त का शुद्धिकरण होता है, और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है, बाहर निकल जाती है। बचती क्या है? केवल ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन वाला फिर सारा ब्लड हमारी बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है। तो ये था आपका क्या? फेफड़ा।
कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रोंकाइटिस रोग किसके कारण होता है, ब्रोंकाइटिस। तो इस ब्रोंकाई में इन्फेक्शन होने के कारण ही हो जाता है ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस रोग हो जाता है। ठीक है, ब्रोंकाई में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, बैक्टीरियल या कुछ भी इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, ब्रोंकाइटिस रोग हो जाता है। आपसे पूछा जाए कि फेफड़े की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप बता दोगे वायु कुपिका। अब एक बीमारी होती है टीबी। ठीक है, ये समझ में आ गया। इसके बाद में हम शुरुआत करते हैं कुछ बीमारियों के बारे में। आपको पता है सांस लेने को क्या कहा जाता है, श्वास कहा जाता है, लेकिन सांस छोड़ने को क्या कहा जाता है, प्रश्वास कहा जाता है। ठीक है, सांस लेने को श्वास और सांस छोड़ने को प्रश्वास। इसके साथ ही हमारी जो श्वसन दर होती है वो कितनी होती है, पहले वो नोट कर लीजिए। श्वसन दर, ठीक है, एक व्यक्ति एक बार में मतलब 1 मिनट में कितनी बार श्वसन करता है, वो सारी चीजें हम लिखेंगे। तो पहले 2 महीने का जो 2 माह का जो बच्चा है, 2 माह से 2 साल तक का, दो माह से 2 साल तक के बच्चों में जो श्वसन दर होती है वो कितनी होती है, वो होती है 35 बार प्रति मिनट। ठीक है, हर मिनट में वो 35 बार सांस लेता है। उसके बाद में है 2 साल से 6 साल तक के बच्चे में, 6 साल तक, 2 साल से 6 साल तक के बच्चे में, उसमें कितना होता है, उसमें होता है 23 बार, 23 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट 6 से 15 साल तक के, 6 साल से 15 साल तक के बच्चे में, 6 साल से 15 साल तक के बच्चों में होता है, कितना होता है, 20 टाइम्स, 20 बार प्रति मिनट। नेक्स्ट 12 से, सॉरी यहाँ पर 15 नहीं आएगा, 12 कर लेना इसको, 12। उसके बाद में है 12 से 15 साल, 12 साल से 15 साल तक के बच्चों में, कितना होता है, ये होता है 18 बार। 18 बार प्रति मिनट। और 15 से 30 साल तक या वयस्क होने पर, 15 साल से 30 साल तक, या बोल सकते हैं कि वयस्क अवस्था तक, वो होती है 16 से 18 बार, 16 से 18 बार प्रति। ठीक है, तो ये हमारी श्वसन दर होती है, अलग अलग एज के हिसाब से अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको श्वसन दर के बारे में भी बता दिया है। अब हम बताते हैं इनके रोगों के बारे में। तो देखिए जो बीमारी होती है निमोनिया, निमोनिया हो गई, या श्वास की जो जैसे खांसी हो गई है ना, अलग अलग प्रकार की खांसी भी होती है। तो इन सब बीमारियों में क्या होता है, आपका पूरा श्वसन तंत्र खराब हो जाता है या डैमेज हो जाता है, आप कह सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम, फिर बताती हूँ मैं आपको। तो ये तो हो गई श्वसन दर। अब हम बताते हैं आपको बीमारियों के बारे में। बीमारियां, कौन कौन सी बीमारियों में आपका श्वसन तंत्र खराब हो जाता है वो बताते हैं आपको। पहला जो है वो है निमोनिया। निमोनिया जो बच्चों में ज़्यादातर होता है, इसमें पूरा श्वसन तंत्र खराब हो जाता है। निमोनिया में श्वसन तंत्र खराब हो जाते हैं क्योंकि जो एल्वियोली होती है, ये एल्वियोली, इनके अंदर पस भर जाता है।
कफ भर जाता है, जिसके कारण इनमें ये गलने लग जाती है, और गलने के कारण धीरे धीरे पूरे के पूरे फेफड़े में कफ भरने लग जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर सर्दी में ऐसा लगता है ना, बच्चों में यहाँ पर दर्द होता है, बच्चों को यहाँ पर सर्दी हो जाती है तो यहाँ पर दर्द होता है, फिर बच्चे काफ़ी समय तक रोते रहते हैं, यहाँ भी दर्द होता है और उनका पेट भी दर्द करता है। जो छोटे बच्चे होते हैं जो कुछ कह नहीं पाते हैं, वो रो रो कर अपना दर्द बयां करते हैं कि जब उनको सर्दी हो गई तो उनका सीना दर्द कर रहा है, उनका पेट भी दर्द कर रहा है। तो ये जो कारण होते हैं, ये निमोनिया में इसी तरीके से इसके लक्षण होते हैं कि यहाँ पर जो भी एल्वियोली होती है उसमें क्या भर जाता है, कफ भर जाता है, जिसके कारण वो एल्वियोली गलने लग जाती है और पूरे फेफड़े में पूरा अपना कब्जा कर लेता है कफ। तो हो सकता है ज़्यादा अगर फैल गया तो बच्चे की मौत भी हो जाती है। कोरोना वायरस जो था, कोरोना वायरस भी इसी का एक रूप था, इसमें भी कफ ही भर जाता है एल्वियोली में, जिसके कारण धीरे धीरे करके सारे के सारे एल्वियोली नष्ट हो जाती है, गल जाती है और वायरस पूरा फेफड़े के ऊपर अटैक कर देता है, और फेफड़े पूरे नष्ट हुए तो सारे ऑर्गन्स भी नष्ट हो जाते हैं। तो लगभग 15 या 20 दिन में इंसान की मौत हो जाती है। तो पहला जो है निमोनिया है। दूसरा जो है खांसी होती है। खांसी किसी भी प्रकार की हो, श्वसन तंत्र खराब होता है, चाहे कुकर खांसी हो, चाहे काली खांसी हो, चाहे ध्वनि वाली एक खांसी आती है जिसमें धातु जैसी ध्वनि आती है, धातु ध्वनि वाली। तो उसके बाद में तीसरा जो है वो है टीबी। टीबी को क्षय रोग भी कहा जाता है और तपेदिक भी कहा जाता है, क्षय रोग या तपेदिक। इसमें क्या होता है कि जो टीबी का बैक्टीरिया होता है, टीबी के बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, पहले तो आपकी इन पूरा झिल्ली को नष्ट कर देगा, है ना, खा जाएगा झिल्ली को, और खाने के बाद में डायरेक्ट अटैक करेगा किसके ऊपर, आपके फेफड़े के ऊपर। पहले तो प्लूरा झिल्ली को नष्ट कर देगा, उसके बाद में डायरेक्ट अटैक करेगा फेफड़े पर, और फेफड़े को खाने लग जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे करके उसको खाने लग जाएगा। और जब ब्लड आने लग जाता है खांसी के साथ में, तो समझ लेना कि उसने प्लूरा झिल्ली को नष्ट कर दिया है और डायरेक्ट अटैक करने लगा है वो किसके ऊपर, फेफड़े के ऊपर। और अब हम शायद ही जिंदा रह पाएंगे, ज़्यादा फैल गया होगा टीबी तो बहुत मुश्किल से संभलना होता है, और बहुत सारे लोग मर भी जाते हैं जब तक इसका इलाज संभव था। टीबी के रोकथाम के लिए एक वैक्सीन लगता है जिसका नाम है BCG। ये आजकल कंपलसरी कर दिया है, हर बच्चे को लगाया जाता है, बचपन में ही लगा दिया जाता है BCG का टीका, ठीक है। तो इसकी रोकथाम के लिए एक टीका वैक्सीन लगता है जिसका नाम है BCG। तो ये बीमारियां हैं जो घातक होती है और इनके अंदर सर्वाधिक रूप से श्वसन तंत्र हमारा प्रभावित हो जाता है। खांसी मैंने बता दिया है, किसी भी प्रकार की खांसी हो, कोल्ड हो, कफ हो, कुछ भी हो, उसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता ही है। तो ये हमने फेफड़े यानी कि लंग्स के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारियाँ दी है। और भी अगर कुछ जानकारियाँ ऐसी होगी तो मैं ज़रूर आपको अगली क्लास में बताती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।